तो लास्ट 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट 2 क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ देखा था, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर, अगर एक फाइनाइट वायर हो तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कॉयल हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और एक अगर कॉयल है और उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट 2 क्लासेस में हमने इनके बारे में बात की थी। आज के क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, मतलब जो भी हमने लास्ट 2 क्लास में पढ़ा उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें मिल सकते हैं या मिले हुए हैं। चाहे आप सीबीएसई की बात करो, आईएससी की बात करो, एंट्रेंस की बात करो, कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है? ए सर्कुलर कॉयल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर ईच लाइज इन द XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। Find the magnetic field at the point 0,0,20√3 when the coil carries a current of 2/pi एम्पियर। चलो यहां पे हमें अभी गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन है नंबर ऑफ कॉयल, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N जो कि है 100, ठीक है, और क्या गिवन है? ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर मतलब A। अगर लास्ट क्लास याद करो, हम जो कॉयल लिए थे, ये वाला जो कॉयल लिए थे, इसका रेडियस मैंने A लिया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे A ले रहा हूं। आप अगर चाहो तो R ले सकते हो, उस हिसाब से फॉर्मूले में भी चेंजेस कर दे रहा, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? A इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर ये गिवन है। और क्या गिवन है? करंट कैरिंग कितना हो गया? करंट आपका हो गया 2/pi एम्पियर, मतलब I आपका हो गया 2/pi एम्पियर। और ये क्या बोला है? अब इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। क्या बोला है? जो कॉयल है वो लाई कर रहा है, लाइज इन द XY प्लेन, और जिसका सेंटर लाई कर रहा होगा एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो कॉयल हमारा कैसा होगा? ये लाई कैसा कर रहा है? इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, इस प्लेन में लाई कर रहा है। रुको, दूसरा कलर पेन का आगे, इस प्लेन में लाई कर रहा है, और उसका ओरिजिन कहां पे है? उसका ओरिजिन इधर सेंटर में है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ कॉयल हमारा, सॉरी, कॉयल हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सर्कल सही से नहीं बना, मान लो ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर और उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहां पे क्या बोला है? अब देखो, इसी चीज को अगर मैं घुमा दूं, मतलब अभी यहां पे जो डायग्राम बन रहा है, वो डायग्राम कैसे बन रहा है? वो कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मतलब आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, तो कैसे बनेगा ये डायग्राम? देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दिया तो ये आपका बन जाएगा Z एक्सिस, ये आपका बन जाएगा X एक्सिस, और ये आपका बन जाएगा Y एक्सिस, ठीक है, या फिर ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। मैंने क्या किया? इसी चीज को, ये जो Z एक्सिस है ना, इसको ऐसे घुमा के इधर रख दिया और कुछ नहीं किया 3 डायमेंशन में। तो यही सेम कहानी है। और मुझे बोला है कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 20√3, मतलब 0,0,20√3। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ये कौन से प्लेन पे या कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? ये हमारे Z एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो मान लो ये हो गया Z एक्सिस, तो इस पॉइंट पे, और यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक जो दूरी है वो है 20√3,
इतने दूरी पे लाई कर रहा है। मतलब जो हमने लास्ट क्लास जब डेरिवेशन किए थे, ये वाला जो दूरी था उसको हम x से रिप्रेजेंट किए थे, क्योंकि x एक्सिस था। अब बिकॉज यहाँ पे z एक्सिस है तो मैं इसको z से रिप्रेजेंट करता हूं, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 20√3 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया तो 0.2√3 मीटर। योग समझ में आया कहानी या नहीं आया? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर लास्ट क्लास का फॉर्मूला याद करें तो B इज इक्वल टू कितना हुआ करता था ऑन इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑन इट्स एक्सिस कितना होता था? a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये होगा। यहाँ पे x हुआ करता था और ये a हमारा रेडियस हुआ करता था, यहाँ पे x स्क्वायर हुआ करता था। बिकॉज हम यहाँ पे z ले रहे हैं तो ये z ले लिया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। तो अब म्यू नॉट, अच्छा हम अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे डालेंगे? n तो पता है, i पता है, a स्क्वायर a का वैल्यू पता है, ये सब का वैल्यू तो पता है। म्यू नॉट का क्या वैल्यू डालें? देखो म्यू नॉट बाय 4 इक्वल टू कितना होता था? 10⁻⁻7 हुआ करता था। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻7 होगा। तो म्यू नॉट का वैल्यू डाल दो, 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू n के जगह पे 100 इंटू करंट के जगह पे 2/π इंटू a स्क्वायर, a कितना है 0.2 इंटू 0.2 होल डिवाइडेड बाय, अब यहां पे और क्या 2 इंटू a स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 प्लस z का स्क्वायर मतलब 0.2√3 इंटू 0.2√3 होल टू द पावर 3/2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो लगभग आपको मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, या फिर इसको अगर आप लिखोगे तो 25 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हो। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जो आईसीएसई वाले बंदे हैं उनको ये कैलकुलेट करने में आसानी होगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। सीबीएसई वालों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझना क्वेश्चन क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन? 2 कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड। मतलब दो कॉइल्स हैं, एक है 3 सेंटीमीटर वाला, ये वाला जो कि है L1, और एक 4 सेंटीमीटर वाला जो कि है L2। ये दोनों एक ही एक्सिस पे रखे हुए हैं, मतलब उन दोनों का सेंटर एक ही कॉमन एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इसमें से करंट जा रहा है, मान लो I1 है 1 एम्पियर, और इस मुझे निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2। मतलब इस लूप में कितना करंट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, सच दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, सच दैट एट O इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अंचल समझे क्वेश्चन? चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। पहला चीज इसमें हम डायरेक्शन बोल देते हैं। अब देखो करंट का डायरेक्शन इन लूप 1 कैसा है? ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, राइट। और यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके वजह से निकालूंगा, और इसके लिए इसके वजह से निकालूंगा, या इस पॉइंट पे निकालूंगा। मतलब लूप 2 के लिए, लूप 2 के वजह से एट पॉइंट O, तो इसके वजह से मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कब गिरेगा? जब इसमें जो करंट जा रहा होगा वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नहीं तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता, मतलब मान लो I इस डायरेक्शन में होता, जैसे इस डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में करंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ गिरता,
हम निकाल सकते थे, लेकिन मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट, लूप 1 के ऑपोजिट, मतलब I1 के ऑपोजिट। तो पहला चीज सॉल्यूशन में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ करंट in L2 is opposite to the direction of I1। I1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भाग रहा होगा इन कहां पे, इन लूप 2। ठीक है, मतलब करंट अगर इधर ऐसे जा रहा है तो इधर कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया I2। अब I2 का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मुझे I2 का मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, सच दैट इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो अब इन दोनों के वजह, अब इसको समझना, मान लो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है B1 और इसके वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है B2। तो यहां पे 0 कब होगा, जब ये B1 अगर B2 से बराबर हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B2 अगर बराबर हो जाए, तभी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा। देख लो, इसको अगर इस तरफ ले आए तो B1 माइनस B2 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट O 0 चाहिए, तो मतलब B1 और B2 शुड बी इक्वल। देयरफॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट B एट O इज 0, सो B1 शुड बी इक्वल टू B2, ये होना चाहिए। अब यहां पे B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू N इंटू I1, N तो यहां पे नहीं है, N1 है ना, अच्छा, तो म्यू नॉट इंटू I1 इंटू रेडियस A1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होना चाहिए, इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू I2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A1 का स्क्वायर, सॉरी A2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ को हाँ सॉरी, इधर स्क्वायर हो, हाँ चलो, अब म्यू नॉट बोथ साइड गेट्स कैंसल्ड होगा, तो I2 मेरा कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू I1 इंटू A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू A1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इधर न्यूमरेटर में 2 इंटू A2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय I1 इंटू सॉरी A2 का स्क्वायर, हाँ इंटू A2 का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हम वैल्यूज डालते हैं, I1 कितना है 1 एम्पियर, 1 इंटू A1 कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू A2 कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.04 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, इसके वजह से डिस्टेंस तो 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा
2 इंटू A1 का स्क्वायर, A1 कितना है 3, तो 0.03 का होल स्क्वायर प्लस x1 कितना है 4, तो 0.04 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू A2 का स्क्वायर, A2 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 0.04 का होल स्क्वायर ये होगा। अब अगर यहां पे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है तो दोनों गेट्स कैंसिल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है तो दोनों गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना I2, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाय 0.04 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 9/16 होगा या नहीं होगा। डेसिमल दोनों ऊपर नीचे से हट गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा या नहीं होगा। तो 9/16 एम्पियर। तो करंट इन I2 कितना होना चाहिए, करंट इन लूप 2 कितना होना चाहिए 9/16 एम्पियर, सच दैट एट पॉइंट O मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हो जाए 0 हो जाए। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर सेगमेंट्स एंड जॉइंड बाय 2 रेडियल लाइंस। मतलब ये 2 सर्कुलर सेगमेंट है, एक है SR दूसरा है PQ और दोनों 2 रेडियल लाइन से जुड़े हुए हैं। रेडियल लाइन मतलब जो रेडियस के अलोंग होता है, तो एक है PS दूसरा है QR। बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, मतलब इस टोटल लूप के वजह से इस पॉइंट O पे, मतलब एट द सेंटर, इस सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप देखो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द अगर जब कौन सा एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ जब मैं पढ़ा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन कैसा होता था। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको समझना, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कहां निकलता था, इसके साइड में ऐसे निकलता था ना, अगर करंट ऐसे जा रहा था। अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता था तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। अगर वो पॉइंट मैं यहां पे ले आऊं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कितना हो जाएगा। अगर याद करो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर कितना होता था, फॉर्मूला बताओ, ये होता था। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक वायर एट ए डिस्टेंस ए क्या होता था, इस पॉइंट पे हम ए लिए हुए थे, तो मैग्नेटिक फील्ड एक फाइनाइट वायर के लिए कितना होता था, ये होता था। अब अगर मैं इस पॉइंट को उठा के लाके वायर के ऊपर रख दूं तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया 0, तो यहां पे ए 0, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना हो गया 0, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अगर पॉइंट हमारा कहां पे हो, इस वायर के ऊपर हो, चाहे आप कोई भी पॉइंट पे ले लो, तो अगर यहां पे हम देखें ये वाला लाइन मतलब PS और QR, इन दोनों के वजह से अपने अपने एक्सिस पे मतलब अलोंग द कंडक्टर इस O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। समझ में आया या नहीं आया। देखो अगर यहां पे A 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं ड्यू टू दिस वायर, तो कितना होगा, A मेरा 0 हो गया ना, A का वैल्यू 0 हो गया। A क्या होता था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो अगर ये 0 हो गया तो B कितना हो जाएगा 0 होगा या नहीं होगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है, क्या वो PS और QR उसी लाइन पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PS एंड RQ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। PS एंड QR बी ड्यू टू देम या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देम इज क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है।
तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अब बचा कौन से दो पार्ट, एक ये वाला पार्ट बचा और एक ये वाला पार्ट बचा। पहले निकालते हैं PQ के वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू PQ, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंटर, फॉर्मूला याद है क्या होता था, तो ये वाला लेंथ PQ हमारा कितना हो जाएगा, PQ हमारा कितना हो जाएगा, ये रेडियस PQ की वजह से, रेडियस अगर याद हो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। तो आर्क PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ विल बी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू थीटा। तो रेडियस हमारा कितना है A और थीटा कितना है अल्फा, A इंटू अल्फा, होगा या नहीं होगा। तो PQ लेंथ मुझे मिल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करंट I बाय कितना हो जाएगा, I बाय रेडियस, करंट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, I बाय A का स्क्वायर इंटू टोटल लेंथ कितना होगा, A इंटू अल्फा, होगा या नहीं होगा। ये समझ में आया, ये कहां से आया या नहीं आया। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो A से A गेट्स कैंसिल, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, सॉरी B1, इसको मैं B1 लेता हूं, B1 ड्यू टू PQ इंटू I अल्फा बाय A, ये आ गया। वैसे ही SR के लिए B ड्यू टू SR कितना हो जाएगा, B2 मान लेता हूं इसको, B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाय इसका रेडियस कितना है B, तो B का स्क्वायर इंटू इसका लेंथ कितना हो जाएगा B इंटू अल्फा, ये होगा। तो B और एक स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I अल्फा बाय B, ये हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना हो जाएगा, इसके वजह से 0, इसके वजह से 0, तो बचा क्या क्या, इसके वजह से और इसके वजह से, तो B इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा, कौन सा, किसका वैल्यू नेगेटिव होगा, जो दूर में है। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है, दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाता है मैग्नेटिक फील्ड घटते जाता है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कम होगा एज कंपेयर टू PQ के वजह से, PQ के वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा होगा। तो B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I अल्फा बाय A माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I अल्फा बाय B। तो इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I अल्फा, बचा 1 बाय A माइनस 1 बाय B। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर, ठीक है। और इसी को हम यूज कर सकते हैं बाय, ये तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी आ गया, आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रख सकते हो। अगर मान लो MCQ क्वेश्चन पूछ ले तो डायरेक्ट आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। और कैसे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वायर सोन इन द फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक वायर है जो इस फिगर में, इस फॉर्म में है, मतलब इसको बेंड किया गया है और वो करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर का। पूछा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट द सेंटर O, यह निकालने के लिए बोला है। अब इसको अगर मैं नामकरण करूं
ए बी सी और डी, मतलब ए बी, ये बी सी का आर्क और बी सी डी, ठीक है ना। 3 पार्ट हो गए, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये वाला पार्ट हो गया और तीसरा ये वाला पार्ट हो गया इस डायग्राम का। अब ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब ए बी के वजह से इस ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये ओ पॉइंट इसी के ऊपर लाई करता है, प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए है। और वैसे ही सी डी के वजह से इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये ओ पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन पे, बी ड्यू टू AB and CD इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से सिर्फ क्रिएट हो रहा होगा, सिर्फ ये BC आर्क के वजह से। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू आर्क BC कितना हो जाएगा, निकालने के लिए पहले फॉर्मूला चाहिए। B इक्वल टू कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर, या फिर रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज किया गया था, ठीक है। चलो अब म्यू नॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करंट है 10 एम्पियर और रेडियस कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ। अब इसका लेंथ कितना होगा, अभी निकाले थे, यूज किए थे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्क विल बी इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। अब यहां पे थीटा कितना है, अगर ये वाला 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे थीटा में 270 इंटू रेडियस कर देते हैं, जो कि गलत है। यहां पे जो हम थीटा ले रहे हैं, ये याद रखना हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, नॉट इन डिग्रीज। तो जब ये ले रहे होगे तो थीटा के जगह पे जो एंगल गिवन होगा उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लोगे, ना कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो 270 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना होता है, 3 पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 इंटू रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, इंटू 0.03। तो लेंथ के जगह पे वो डाल दो, इंटू 3 पाई बाय 2 इंटू 0.03 ये डाल दिए। तो एक 0.03 और एक 0.03 गेट्स कैंसिल, 4 पाई, अच्छा इधर 4 पाई है पहले से। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह पे 10 टू द पावर -7 इंटू 10 बाय 0.03 इंटू 3 बाय 2 इंटू 22 बाय 7 ये होगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 11, यहां से 0.03 है तो ऊपर चला जाएगा और एक 100 और नीचे आ गया 3, तो 3 से 3 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 100 इंटू 10, 11 बाय 7 इंटू 1000, तो इसमें से 3 जीरो चला जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर -4 ये टेस्ला, ठीक है। 11 बाय 7 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर -4 टेस्ला। या फिर इसको अगर सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1.57 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया?
और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बुक से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिजिक्स में जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा। ऐसा नहीं है मैं ये 4-5 क्वेश्चन कराया और यही 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में होता है जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता है, वैसे फिजिक्स का भी वही है, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा और आप एग्जाम हॉल में आराम से कर पाओगे। होप आपको आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने करवाया वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। घर पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।